स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी इज़ विद प्रिया। आज हम रेस्पायरेशन इन एम्फीबियंस कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ एंड तक, इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर एंड क्रिस्टल पूरा समझ आ जाए। ठीक है। रेस्पायरेशन इन एम्फीबियंस फॉर सेमेस्टर 2 है ये। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे एम्फीबियंस हैं, जैसे कल हमने कवर किया था नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस तक, आज हम रेस्पायरेशन इन एम्फीबियंस कवर करेंगे। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस किन किन ऑर्गन से रेस्पायर करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है, यू शुड नो, दैट इज़ लंग्स। एम्फीबियंस किससे रेस्पायर करते हैं? अपने लंग्स से करते हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी से करते हैं, अपनी स्किन से करते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्या होती है, वेस्कुलर होती है। तो हमारे एम्फीबियंस किससे रेस्पायर करते हैं? अपने लंग्स से। ठीक है। लंग्स उनका क्या है? रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। लंग्स इज़ अ रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन देम। ओके। आप चाहें तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है। ओके। लंग्स कहाँ से आए? उनमें लंग्स कहाँ से आए? तो उनमें लंग्स सबसे पहले ओरिजिनेट हुए एम्ब्रियो में। कहाँ पे? एम्ब्रियो में ही। हमें पता है कि एम्ब्रियो में ही लंग्स आते हैं। जब हम एम्ब्रियो में जब लेयर्स की डिफ्रेंसिएशन होती है, तो वहाँ पे जो एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम था, एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम के डिफ्रेंसिएशन से एंडोडर्मल लेयर में उनके क्या हुए? लंग्स डेवलप हुए। तो एम्ब्रियो में हैज़ एन एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम। ठीक है। ये लंग्स अराइज होते हैं, कहाँ से होते हैं अराइज? वेंट्रल वॉल ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की कौन सी वॉल से? वेंट्रल वॉल से। फेरिंग्स की वेंट्रल वॉल से ये लंग्स अराइज होते हैं। फेरिंग्स की वेंट्रल वॉल से। पहले मैंने क्या बोला कि एम्ब्रियो में लंग्स कहाँ पे राइज होते हैं? एम्ब्रियो में इनका ओरिजिन होता है एज एन एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम की तरह। हैज़ किसकी तरह? एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम की तरह एक डिफ्रेंसिएशन बनती है, फिर उसके बाद लंग्स बनते हैं। ठीक है। वो लंग्स अराइज होते हैं वेंट्रल वॉल से, फेरिंग्स की कौन सी वॉल से? वेंट्रल वॉल से। ठीक है। और लंग्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ विसरल पाउच। विसरल पाउच के लास्ट पेयर के पीछे, लास्ट पेयर ऑफ विसरल पाउच के पीछे जो हैं लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन राइट इट कि लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड लास्ट पेयर ऑफ विसरल पाउच। विसरल पाउच के लास्ट पेयर के पहले ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि लंग्स एम्ब्रियो में होते हैं एज एन एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम। लंग्स अराइज होते हैं वेंट्रल वॉल ऑफ फेरिंग्स से और प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड लास्ट पेयर ऑफ विसरल पाउच। ठीक है। लंग्स का हो गया। दूसरा है दैट इज हमारा कि लंग्स के अलावा कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? लंग बर्ड्स। क्या बोलते हैं उनको हम? लंग बर्ड्स। दे आर कॉल्ड एज लंग बर्ड्स। तो हमारे जो हमारा ऊपर क्या बना? एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम। ये जो डायवर्टिकुलम है, एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम जो ऊपर हमारा बना था, ये डायवर्टिकुलम डिवाइडेड होता है। ये डायवर्टिकुलम जो एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम बना था एम्ब्रियो में, ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में।
इन दो पार्ट्स को क्या बोला जाता है, इन्हीं दो पार्ट्स को, जो डायवर्टिकुलम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उन्हीं को लंग बर्ड्स कहा जाता है। अब ये जो लंग बर्ड्स हैं ये आगे जाके क्या बनाते हैं, दो ब्रांचेस बनाते हैं। एक बनाते हैं राइट ब्रोंकस और दूसरा बनाते हैं लेफ्ट ब्रोंकस। एक राइट ब्रोंकस और दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस। और राइट ब्रोंकस के साथ साथ लंग्स भी और लेफ्ट ब्रोंकस के साथ साथ लंग्स भी बन गए दो। मैंने क्या बताया, लंग बर्ड्स, जो ऊपर हमने डायवर्टिकुलम पढ़ा था ना कि जो एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम में लंग्स जो हैं एम्ब्रियो में होते हैं एज एन एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम, वो दो पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड होगा, उन्हीं को लंग बर्ड्स कहेंगे। और लंग बर्ड्स जो हैं आगे जाके दो ब्रोंकस में डिवाइड होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट ब्रोंकस, और उनके साथ साथ लंग्स भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो लंग्स था वो एम्ब्रियो में एज एन एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम बना। फिर उसके बाद आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ जिन्हें लंग बर्ड्स कहा गया, और लंग बर्ड्स को दो ब्रोंकस में डिवाइड किया गया, एक राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। अब जो ये लंग बर्ड्स बने, जो हमारे ये लंग बर्ड्स, जो हमारे ये लंग बर्ड्स बने, ये लंग बर्ड्स जो हैं ये ग्रो करते हैं पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। बिल्कुल कहानी की तरह समझिए, लंग बर्ड्स पीछे की तरफ ग्रो करेंगे, बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, बैकवर्ड की तरफ ग्रो करेंगे तो अपनी जो है फिर उसके बाद क्या करेंगे, थॉरेक्स में पहुंचेंगे। बैकवर्ड की तरफ ग्रो करके थॉरेक्स में पहुंचेंगे, और फिर थॉरेक्स से वो कहाँ जाएंगे, डॉर्सल साइड की तरफ शिफ्ट होंगे। थॉरेक्स से डॉर्सल साइड की तरफ शिफ्ट होंगे। थॉरेक्स से पहले तो रीच करेंगे थॉरेक्स में, मतलब कि बैकवर्ड की तरफ ग्रो करके, यही लंग बर्ड्स, और फिर थॉरेक्स की तरफ जाएंगे और फिर शिफ्ट होंगे डॉर्सल साइड की तरफ। ठीक है, सबसे पहले बैकवर्ड की तरफ ग्रो करेंगे, फिर रीच टू द थॉरेक्स, फिर शिफ्ट होंगे डॉर्सल साइड की तरफ। कौन, ये लंग बर्ड्स। अब हो गए डॉर्सल साइड की तरफ। अब उसके बाद क्या होगा, ये लंग्स जो हैं, लंग्स या लंग बर्ड्स, ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं किसके साथ, अब फेरिंग्स के साथ। किसके साथ कनेक्ट होते हैं, फेरिंग्स के साथ। लंग्स जो हैं कनेक्ट होते हैं फेरिंग्स के साथ, किसके थ्रू, किसके थ्रू, एक ओरिजिनल अनपेयर्ड डक्ट के थ्रू, एक ओरिजिनल अनपेयर्ड डक्ट के थ्रू। लंग्स कनेक्ट होते हैं फेरिंग्स के साथ एक ओरिजिनल अनपेयर्ड डक्ट के थ्रू। ठीक है, एक ओरिजिनल अनपेयर्ड डक्ट के थ्रू जो कनेक्ट करता है हमारे लंग्स को, मीन्स ये ओरिजिनल अनपेयर्ड डक्ट लंग्स को फेरिंग्स के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल अनपेयर्ड डक्ट है ये क्या करता है, अब इलोंगेट करता है, इलोंगेट करा करा करा, और फिर ये क्या बनाता है, हमारी इनकी एम्फीबियंस की ट्रैकिया बनाता है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, विंड पाइप जहाँ से एयर हमारे लंग्स में जाती है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्रैकिया है हमारी, जो ये ट्रैकिया बनी, ठीक है, लंग्स कनेक्टेड टू द फेरिंग्स थ्रू ओरिजिनल अनपेयर्ड डक्ट। ठीक है, अब जो ये ट्रैकिया है जो डक्ट की इलोंगेशन से बनी थी, ये देखो यहाँ पे ओरिजिनल अनपेयर्ड डक्ट इलोंगेट करके ट्रैकिया बनाया था। ये ट्रैकिया जो है ये बनाती है क्या, लैरिंग्स। ये ट्रैकिया आगे जाके क्या बनाती है, लैरिंग्स। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कैसे कैसे एम्फीबियंस का एवोल्यूशन हुआ, इनके हर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन जो लंग्स के लिए चाहिए। तो ट्रैकिया का जो एंटीरियर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, ट्रैकिया का एंटीरियर पार्ट क्या बनाता है, लैरिंग्स। मॉडिफाई होके क्या बनाता है, ट्रैकिया का एंटीरियर पार्ट लैरिंग्स बनाता है। ठीक है, मॉडिफाई होके, ओके, ट्रैकिया का इंटीरियर पार्ट मॉडिफाई होके लैरिंग्स बनाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, आप सबको पता ही होगा, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ट्रैकिया का इंटीरियर पार्ट मॉडिफाई होके लैरिंग्स बनाता है, विच इज़ द वॉइस बॉक्स। अब जो ये लैरिंग्स या फिर जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं हम, लैरिंग्स अब फेरिंग्स के साथ, लैरिंग्स अब फेरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करता है,
लैरिंग्स फेरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करता है किसके थ्रू? इट कम्युनिकेट विद द फेरिंग्स थ्रू ग्लॉटिस। आप सबको पता ही होगा ग्लॉटिस प्रेजेंट होती है ना बीच में। द ग्लॉटिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन, जो लैरिंग्स फेरिंग्स के साथ इस ग्लॉटिस के थ्रू, विच इज अ, ये ग्लॉटिस एक स्लिट की तरह ओपनिंग होती है। इट इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग। ग्लॉटिस इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग। तो हमारी लैरिंग्स फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होती है एक ग्लॉटिस के थ्रू विच इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग। वॉल ऑफ लैरिंग्स में क्या होते हैं? ये जो लैरिंग्स की क्या होती है? वॉल। लैरिंग्स की वॉल में क्या होते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। आप सबको पता ही होगा कि लैरिंग्स की वॉल में इनकम्प्लीट वाले कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? लेट्स कवर इट। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं एम्फीबियंस में। ठीक है, लंग्स जो होते हैं एम्ब्रियो में हैज एन एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम होते हैं। लंग्स अराइज होते हैं वेंट्रल वॉल ऑफ फेरिंग्स से और प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ द विसेरल पाउच। अब जो ये लंग बर्ड्स हैं, डायवर्टिकुलम डिवाइड करता है। लंग बर्ड्स क्या होते हैं तो ये सीखेंगे। जो ये ऊपर एम्ब्रियो में हैज एन एंडोडर्मल डायवर्टिकुलम लंग्स बने थे, ये डायवर्टिकुलम आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक राइट ब्रोंकस और लंग्स, दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस और लंग्स। लंग बर्ड्स जो हैं अब उसके बाद ग्रो करते हैं बैकवर्ड की तरफ, तो क्या कहाँ पे पहुँचते हैं? थॉरेक्स में। थॉरेक्स से शिफ्ट होते हैं डॉर्सल साइड की तरफ। लंग्स कनेक्ट होते हैं फेरिंग्स के साथ ओरिजिनल अनपेयर डक्ट की वजह से। अब डक्ट इलोंगेट करके ट्रैकिया बनाती है विच इज़ अ विंड पाइप। ट्रैकिया मॉडिफाई होकर आगे जाके लैरिंग्स बनाती है। लैरिंग्स यू ऑल नो वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स सराउंडेड होता है वॉल ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से। अब जो ये ट्रैकिया का इंटीरियर पार्ट है ये लैरिंग्स में मॉडिफाई होता है। लैरिंग्स का वॉइस बॉक्स है और लैरिंग्स कनेक्ट होता है फेरिंग्स के साथ एक कॉमन ग्लॉटिस से विच इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग। ये अभी तक हमने कवर करा। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे कि फंक्शन क्या होता है लैरिंग्स का। What are the functions of larynx? तो आप सबको पता होगा कि लैरिंग्स के दो तीन ही काम होते हैं। सबसे पहला एक्ट करना है एज अ वॉइस बॉक्स। ये एक वॉइस बॉक्स है। एक्सेप्ट किस में? बर्ड्स में। बर्ड्स में लैरिंग्स एब्सेंट होता है। एंड लैरिंग्स में क्या होते हैं? लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। लैरिंग्स में क्या होते हैं? वोकल, you all know larynx contain vocal cords। तो larynx से तीन, वॉइस बॉक्स, एक्सेप्ट वर्ड्स, larynx contain vocal cords। उसके बाद हमें ट्रैकिया जो होती है, हमने ट्रैकिया तक पढ़ा। ट्रैकिया डिवाइड करके क्या बनाती है? बनाती है सेकेंडरी वाली दो प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड करके क्या बनाती है? ट्रैकिया डिवाइड करके क्या बनाती है? प्राइमरी वाली ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड करके प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है और प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके बनाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई क्या बनाती है? सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके टेरिटरी वाली ब्रोंकाई बनाती है और टेरिटरी ब्रोंकाई जो होती है वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके किस में डिवाइड होते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके फाइनली हमारे एलिवियोलर सैक्स बनाते हैं। एलिवियोलाई जो होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? गैस का एक्सचेंज के लिए। गैस की एक्सचेंज के लिए एलिवियोलाई आर सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दे फॉर्म अ प्राइमरी पार्ट ऑफ द लाइक रेस्पिरेशन। इनसे ही रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है। अब हम जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई में। विल गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर क्या होता है ये ऊपर हमने पढ़े इतने की। सबसे पहले एक ट्रैकिया डिवाइड होता है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। दो प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाते हैं, फिर टेरिटरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एलिवियोलाई। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई क्या होता है? जो ब्रोंकाई की वॉल होती है ना, ब्रोंकाई की यू नो ब्रोंकाई की जो वॉल होती है, वॉल ऑफ ब्रोंकाई, वॉल ऑफ ब्रोंकाई जो होती है इसमें क्या होते हैं? कुछ कार्टिलेज स्पोर्ट, दे हैव सम कार्टिलेज स्पोर्ट होता है उसमें। ठीक है, वॉल ऑफ ब्रोंकाई में। ठीक है,
एंड इनर लाइनिंग जो होती है ब्रोंकाई की, इनर वाली लाइनिंग वो सीलिएटेड होती है। कैसी होती है? सीलिएटेड। कैसी होती है? सीलिएटेड होती है और साथ में म्यूकस सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है। सीलिएटेड और म्यूकस सेल्स होते हैं उसकी वॉल की, ब्रोंकाई की वॉल की इनर लाइनिंग, ठीक है। अब आगे जाके तो हमने ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। आगे जाके ये ब्रोंकाई सीलिएटेड कॉलमनर इप्थीलियम में चेंज हो जाती है, तो ऐसे ऐसे होता है। कुछ मैमल्स जो हैं जैसे व्हेल्स, पिग्स, रूमिनेंट्स वगैरह, उनमें एडिशनल थर्ड ब्रोंकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इन्हीं लंग्स की बात करें, ये रेस्पिरेटरी लंग्स ऑफ दीज एम्फीबियंस, ठीक है, तो इनके जो लंग्स होते हैं एम्फीबियंस के, तो ये कैसे होते हैं ये हमने देखना है। हमने पहले ओरिजिन इनका पढ़ लिया। ये अराइज होते हैं, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से अराइज होते हैं? कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जी ऑर्गन्स। कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जी ऑर्गन्स, क्योंकि ये होते ही स्पॉन्जी हैं तो इनको हम मानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जी ऑर्गन्स से ही क्या होते हैं? अराइज होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये लंग्स कैसे होते हैं इनमें, एम्फीबियंस में पेयर्ड होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। हाईली वेस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली वेस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, पेयर होते हैं, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होते हैं, राइज होते हैं कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जी ऑर्गन से। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमें पता है हमारी थॉरेसिक कैविटी में लंग्स होते हैं, तो इनकी भी थॉरेसिक कैविटी में ही लंग्स होते हैं और बाहर से विसरल पेरिटोनियम से कवर होते हैं। बाहर से किससे कवर होते हैं इनके लंग्स? विसरल पेरिटोनियम से, ठीक है। विसरल पेरिटोनियम से लंग्स कवर होते हैं एम्फीबियन के। और लंग्स में बहुत सारी क्या होती हैं? एलिवियोलाई, बहुत सारी एलिवियोलाई, ठीक है। एलिवियोलाई का क्या काम होता है? इंक्रीज करना सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो हमने लंग्स कवर कर दिए। अगर हम लंग्स की बात करें आगे जाके, जैसे कि जो हमारे साइसिलियंस हैं, जो हमारे क्या हैं? साइसिलियंस, CAECELIANS, साइसिलियंस जो हैं उनका क्या होता है? इन्हीं एम्फीबियंस में साइसिलियंस आते हैं। उनका लेफ्ट लंग जो होता है, कौन सा वाला लंग? साइसिलियन का लेफ्ट लंग जो होता है वो क्या होता है? उन साइसिलियंस का लेफ्ट लंग छोटा होता है एज कम्पेयर टू द राइट लंग, ठीक है। उनका लेफ्ट लंग साइसिलियंस का छोटा होता है। अगर हम इन्हीं एम्फीबियंस में यूरोडेला की बात करें, जो हमने देखो कल ऑर्डर यूरोडेला पढ़ा था, उसी ऑर्डर यूरोडेला में क्या होते हैं? लंग्स क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। ऑर्डर यूरोडेला में लंग्स क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। ऑर्डर यूरोडेला में जो एम्फीबियंस आते हैं उनके लंग्स इलोंगेटेड होते हैं और उनका भी लेफ्ट लंग क्या होता है? उनका लेफ्ट लंग जो थोड़ा लॉन्गर होता है। साइसिलियन में लेफ्ट लंग स्मॉल था, यूरोडेला में लेफ्ट लंग लॉन्गर होता है और लंग्स इलोंगेटेड होते हैं। अगर हम लंग्स की बात करें तो मैंने बता दिया कि ये स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं। एंड साथ में लंग्स क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, सैक लाइक, थैले की तरह, है ना, सिंपल सैक लाइक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनके लंग्स, ठीक है। इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये एम्फीबियंस के लंग्स हैं। तो सिंपल सैक लाइक होते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान, ये जब इनकी मेटामॉर्फोसिस होती है ना, तब लंग्स डेवलप होते हैं। डेवलप ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस के दौरान, ये आपको पता होना चाहिए। मेटामॉर्फोसिस जब हो जाती है तो उसके बाद लंग्स डेवलप होते हैं, उससे पहले नहीं होते, ठीक है। कुछ स्लेमेंडर्स की बात करें तो उनमें लंग्स नहीं होते। स्लेमेंडर्स की बात करें, स्लेमेंडर भी आती हैं एम्फीबियंस में, ठीक है, कल मैंने दिखाई थी। स्लेमेंडर्स में क्या होता है कि उनमें लंग्स नहीं होते, उनमें लंग्स भी नहीं हैं, साथ में उनमें दूसरे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन वगैरह भी नहीं है। तो जो स्लेमेंडर्स हैं वो सिर्फ स्किन और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कर सकती हैं। स्लेमेंडर्स में सिर्फ स्किन और बकोफेरेंजियल से रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है। सिर्फ स्किन और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन से इनकी होती है रेस्पिरेशन। किस किस से? स्किन और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन से स्लेमेंडर्स करते हैं अपना रेस्पायर। अगर हम लंग्स की बात करें दूसरी चीज़, तो लंग्स किस में हेल्प करते हैं?
ये सबको पता है। गैस की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ म्यूकस की मदद से, ठीक है, जो अंदर म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। एंड कुछ स्लेमेंडर्स में क्या होता है, ये रेस्पायर थ्रू स्किन एंड बकोफेरेंजियल, मैंने बता दिया, उनमें कोई लंग्स नहीं होते, ना ही लैरिंग्स, ना ही ट्रैकिया, सिर्फ बकोफेरेंजियल रेस्पायरेशन और स्किन वाली रेस्पायरेशन करती हैं स्लेमेंडर्स, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज़ आवर लाइक कैसे इनमें रेस्पायरेशन का मैकेनिज़्म होता है। मैकेनिज़्म ऑफ लंग रेस्पायरेशन बस एक ही है, उसके बाद वी आर डन विद दिस, ठीक है। फिर उसके बाद बकोफेरेंजियल का थोड़ा सा है कि कैसे थ्रोट उनका अप एंड डाउन होता है, कैसे उनमें कार्टिलेज ऊपर नीचे होती है, तो वो बता दूंगी मैं। मैकेनिज़्म ऑफ लंग रेस्पायरेशन में बात करें तो 3 तरह से होती है, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एस्पायरेशन, ठीक है। एस्पायरेशन का क्या मतलब है मैं बताती हूँ, रुको। दूसरा होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन तो आप सबको पता ही होगा कि लंग्स में हमारे एयर जाती है जब, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप होता है एक्सपायरेशन, जब लंग्स से एयर बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है मैं सब बताती हूँ, ठीक है। ये एस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, लेट्स ऑल सी दिस। तो सबसे पहले पकड़ेंगे हम फ्रॉग को। ये देखो, हमने फ्रॉग की आंखें पकड़ी, ये ऐसे है, इसकी आंखें ऐसे आ गई मोटी सी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा जैसा इसका कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसकी ये आगे से, ठीक है। तो ये आ गया इसकी, ठीक है, इसका लंग आ गया। लंग कंट्रैक्ट इस समय कर रहा है, ठीक है। एस्पायरेशन में क्या होता है ये सब सुनिए आप। एस्पायरेशन पहला स्टेप है, दूसरा इंस्पिरेशन, फिर एक्सपायरेशन। एस्पायरेशन में क्या होता है, स्टीनोहायल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सब बताऊंगी, वेट कीजिए। व्हाट आर स्टीनोहायल मसल्स। अब बस इतना याद रखिए कि एस्पायरेशन में जो स्टीनोहायल HYAL स्टीनोहायल मसल्स हैं वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं फ्रॉग्स के पास होते हैं स्टीनोहायल मसल्स, वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब स्टीनोहायल मसल्स कंट्रैक्ट करता है तो थ्रोट क्या करता है, जो इनका थ्रोट है मैंने यहाँ पे बनाया है, इट मूव्स डाउन, नीचे की तरफ मूव करता है। इट मूव्स डाउन की तरफ ये मूव करता है। जब डाउन की तरफ मूव करेगा तो अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैं स्टीनोहायल मसल्स क्लियर कर देती हूँ। जो ये स्टीनोहायल मसल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये एक इनमें क्या होती है, कोराकॉइड बोन होती है, CORACOID, कोराकॉइड बोन। इन फ्रॉग्स में कोराकॉइड बोन और साथ में एक क्लेवाइकल बोन होती है, कोरेकॉइड बोन और क्लेवाइकल बोन, CLAVICLE आपने सुनी होगी। क्लेवाइकल बोन और कोरेकॉइड बोन का जो कौन सा सरफेस होता है, डॉर्सल, पिछला वाला सरफेस होता है, वहाँ से ये स्टीनोहायल मसल्स क्या होते हैं, राइज होते हैं, ठीक है। अब ये स्टीनोहायल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो थ्रोट जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। अब थ्रोट जो है, जब देखो यहाँ नीचे की तरफ, नीचे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा होगा, तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर यहाँ पे कम है अंदर, लेकिन एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से मूवमेंट होती है ना, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ एयर आएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगी, तो इनकी अंदर एयर एंटर करेगी। तो ये क्या करेंगे, और कहाँ पे सबसे पहले एयर एंटर करेगी, इनकी बकोफेरेंजियल कैविटी में, क्योंकि इनमें बकोफेरेंजियल कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद नीचे लंग्स हैं। तो प्रोसेस क्या रहता है रेस्पायरेशन का, सबसे पहले क्या होता है मैंने क्या बताया, लोअरिंग ऑफ थ्रोट। इनका थ्रोट क्या होता है, लोअर, मूव डाउन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, बकोफेरेंजियल कैविटी जो इनकी है वो लार्ज होती है, बड़ी होती है, क्योंकि जैसे ही थ्रोट नीचे की तरफ तो बकोफेरेंजियल कैविटी क्या होती है, इनलार्ज होती है। ऊपर मैंने डायग्राम में आपको दिखाया, इनलार्ज होती है।
तो एयर प्रेशर अंदर क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ गया ना इनलार्ज होने से, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीजेज। अगर डिक्रीज़ होगा, वो जो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। और हमेशा हमें पता है कि मोमेंट कहाँ से कहाँ होती है, मोमेंट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर कहाँ पे, एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर में जो है हाई प्रेशर है, तो वहाँ से अंदर की तरफ ये है हमारी बकोफेरेंजियल कैविटी, तो यहाँ से अंदर आएगी एयर, यहाँ पे आएगी, एंटर करेगी, तो यहाँ पे फ्रेश एयर आउटसाइड से आएगी। तो कहाँ से आएगी, फ्रेश एयर बाहर से आएगी अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो चुका है, तो मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अंदर की तरफ फ्रेश एयर आउटसाइड से अंदर की तरफ आएगी, कैसे, सबसे पहले एंटर करेगी एक्सटर्नल लेयर्स में। सबसे पहले कहाँ पे एंटर करेगी, एक्सटर्नल लेयर्स में, फिर उसके बाद नेज़ल चैम्बर में, एक्सटर्नल लेयर के बाद नेज़ल चैम्बर में, नेज़ल चैम्बर के बाद जाएगी हमारे इंटरनल लेयर्स में, इंटरनल लेयर्स में, एक्सटर्नल लेयर्स, नेज़ल चैम्बर, इंटरनल लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी हमारी इनकी बकोफेरेंजियल कैविटी में, इनकी बकोफेरेंजियल कैविटी में एयर आएगी। पहले एक्सटर्नल लेयर्स, नेज़ल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, फिर बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ एयर, ये मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड से टू द बकोफेरेंजियल कैविटी में, अभी बकोफेरेंजियल कैविटी में ही पहुंचे हैं, अभी सब्र करो, इंस्पिरेशन भी करनी है। अभी इंस्पिरेशन हुआ लंग में जब एयर पहुंचेगी टोटल। तो फ्रेश एयर आउटसाइड से बकोफेरेंजियल में जब आई, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हमारी एस्पायरेशन, उसे ही तो कहा जाता है एस्पायरेशन, जो हमने ऊपर पहला प्रोसेस बताया, ठीक है। एस्पायरेशन में स्टीनोहायल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, थ्रोट लोअर डाउन होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बाहर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी, उसकी वजह से सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर्स, फिर नेज़ल चैम्बर में, फिर इंटरनल लेयर्स में, फिर बकोफेरेंजियल कैविटी में लास्ट में। तो दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड से बकोफेरेंजियल कैविटी, इसे ही एस्पायरेशन कहा जाता है। एंड तक जुड़े रहिए, बीच में लेक्चर मत छोड़िएगा वरना समझ नहीं आएगा। तो हमें पता है स्टीनोहायल मसल्स कहाँ से अराइज होते हैं, कोराकोइड बोन से और क्लेविकल बोन से, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, इंस्पिरेशन का स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, इंस्पिरेशन का स्टेप। इंस्पिरेशन में क्या करेगा फ्रॉग, इंस्पिरेशन में फ्रॉग क्या करेगा, फ्रॉग का जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ का लिप, लोअर जॉ में जो लिप प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे एक बोन होती है जिसको कहते हैं मेंट्रो, MENTRO, MENTO, मेंटो मैकेलियन, MECKELIN। लोअर जॉ के लिप में एक बोन होती है, मेंटो मैकेलियन बोन कहते हैं उसको। अब जो ये मेंटो मैकेलियन बोन है, ये क्या करेगी, लोअर जॉ के लिप की बोन ये पुश करेगी कहाँ की तरफ, अपवर्ड की तरफ, ठीक है, और रेज करेगी अपर जॉ को, अपवर्ड की तरफ हुई ना, तो रेज क्या करेगी किसको, अपर वाले जॉ को, ठीक है। मैंने क्या बताया, लोअर जॉ का लिप, उसमें बोन होती है, मेंटो मैकेलियन बोन कहते हैं उसको, वो पुश होगी लोअर जॉ लिप अपवर्ड की तरफ और रेज करेगी अपर जॉ को। उसकी वजह से क्या होंगे, जो इनके बाहर से एक्सटर्नल लेयर्स हैं, इनके बाहर वाले लेयर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इनके एक्सटर्नल लेयर्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं जब ये इंस्पिरेशन करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। थ्रोट जो है अब अपवर्ड की तरफ रेज होगा, थ्रोट जो इनका अपवर्ड की तरफ क्या होगा, अपवर्ड की तरफ रेज होगा। तो मैंने क्या बताया, एक्सटर्नल लेयर्स जो होते हैं इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कैसे बंद होते हैं वो उसका प्रोसेस बताया कि लोअर जॉ की लिप की जो बोन है जिसे मेंटो मैकेलियन बोन कहा जाता है, तो वो पुश होते हैं अपवर्ड की तरफ लोअर जॉ लिप और रेज करते हैं अपर जॉ को। उसकी वजह से रेज होने की वजह से अपर जॉ का, ठीक है, नीचे से भी जोर पड़ा, ऊपर से भी जोर पड़ा, तो एक्सटर्नल लेयर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। थ्रोट क्या होगा, अपवर्ड की तरफ रेज होगा, ठीक है। अब बकल कैविटी के अंदर अगर हम देखें, जहाँ पे हम पहुँचे थे बकोफेरेंजियल कैविटी में, बकोफेरेंजियल कैविटी में अब वॉल्यूम बढ़ गया है,
तो प्रेशर बकल फेरेंजियल कैविटी जो अंदर वाली कैविटी थी उसमें अब क्या हो गया है, उसमें प्रेशर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर इज़ फोर्स्ड इनटू द लंग्स, लंग्स में हमने एयर को फोर्स किया तो प्रेशर बढ़ गया है। अब लंग्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे, अब लंग्स जो हैं, अब लंग्स में पहुंचेगी एयर, ठीक है, बकोफेरेंजियल कैविटी से अब लंग्स में एयर पहुंचेगी तो लंग्स क्या करेंगे, लंग्स में इतनी सारी एयर बाहर से आई तो लंग्स क्या करेंगे, अपने एक्सपैंड करेंगे। लंग्स में अब एयर आ गई ना अंदर, देखो ऐसे था, ऐसे बकोफेरेंजियल कैविटी, अब यहाँ पे लंग्स थे, लंग्स में एयर एंटर करेगी, लंग्स क्या हो जाएंगे, एकदम से एक्सपैंड हो जाएंगे। लंग्स एक्सपैंड हो गए तो लंग्स के एक्सपैंड होने से लंग्स में एयर कहाँ से एंटर करी वो भी पता होना चाहिए। ये एंटर करी लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर से, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर से, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के थ्रू लंग्स में एयर एंटर करी बकल कैविटी से, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर से, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर से बकल कैविटी से लंग्स में एयर एंटर करी, किसके थ्रू, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के थ्रू। अब उसमें क्या होगा कि जैसे ही लंग्स में एयर एंटर करी, ठीक है, जैसे ही लंग्स में एयर एंटर करी तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब पेट्रोहयाल मसल्स क्या करेंगे, ये दूसरे मसल्स होते हैं, एक स्टीनोहयाल होता है, दूसरा पेट्रोहयाल मसल्स। अब पेट्रोहयाल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे इस समय पे, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब पेट्रोहयाल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए पेट्रोहयाल मसल्स के बारे में, जैसे ऊपर स्टीनो के बारे में मैंने बताया था कहाँ से अराइज हुए थे, तो पेट्रोहयाल मसल्स भी ऑडिटरी कैप्सूल्स के आउटर पार्ट से अराइज होते हैं, पेट्रोहयाल मसल्स अराइज होते हैं। हम सब रिवाइज करेंगे, ठीक है, पीछे से कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। राइज होते हैं आउटर सरफेस ऑफ ऑडिटरी कैप्सूल्स, ऑडिटरी कैप्सूल्स के आउटर सरफेस से पेट्रोहयाल मसल्स राइज करते हैं ऑडिटरी कैप्सूल्स के आउटर सरफेस से। ओके अब ये सब हो गया, मैंने क्या बताया लास्ट कि इसमें लंग्स में एयर एंटर कर गई लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के थ्रू, ठीक है, एयर एंटर कर गई। अब प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो इसी चीज़ को मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, जो एयर लंग्स में अब पहुँच गई, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम बकल कैविटी से, कहाँ से एयर एंटर करी, फ्रॉम बकल कैविटी से लंग्स में इनटू द लंग्स, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, इसी चीज़ को इंस्पिरेशन, INSPIRATION, इंस्पिरेशन कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला, मैं क्लियर करती हूँ सब, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या हुआ कि नेजल चैम्बर्स बंद हो गए, कैसे बंद हुए, लोअर जॉ लिप जो है उसकी मेंटोमैकेलन बोन पुश होगी अपवर्ड की तरफ, रेज करेगी अपवर्ड की तरफ, एक्सटर्नल एयर्स क्लोज हो जाएंगे, थ्रोट अपवर्ड रेज हो जाएगा, बकल कैविटी में जो है प्रेशर बढ़ गया है उसकी वजह से लंग्स में एयर आ जाएगी और लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे और लंग्स में एयर एंटर करेगी लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के थ्रू। पेट्रोहयाल मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ये पेट्रोहयाल मसल्स अराइज होते हैं आउटर सरफेस ऑफ ऑडिटरी कैप्सूल से। इसी चीज़ को मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हमारे बकल कैविटी से जब एयर एंटर करी लंग्स में, इसी चीज़ को इंस्पिरेशन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम बकल कैविटी से, BUCCAL, बकल कैविटी से लंग्स में एयर एंटर करना, इसी को इंस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है, इसी को इंस्पिरेशन कहा जाता है। और एयर अब लंग्स में आ गई ही है तो लंग्स से कहाँ जाएगी, एलिवियोलाई में जाएगी एयर, एलिवियोलाई में जब एयर जाएगी तो वहाँ से डिफ्यूज़ होगी कहाँ पे, एलिवियोलाई में ऑक्सीजन, एलिवियोलाई से कहाँ पे डिफ्यूज़ होगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद, ब्लड में जाने के बाद CO2 फिर आएगी ब्लड से और कहाँ पे जाएगी, लंग्स में जाएगी, ठीक है। CO2 ब्लड से जब आएगी वापस लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर कहाँ पे होगी, आउट हो जाएगी, ठीक है, आउट हो जाएगी। इसी प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन जिसमें CO2 आउट हो जाए फ्रॉम द लंग्स से, इसी को एक्सपायरेशन कहा जाता है। और एक्सपायरेशन पेट्रोहयाल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होती है। सबसे पहले लंग्स में जब एयर आई, लंग्स में एयर आने के बाद बकोफेरेंजियल में जाएगी, क्योंकि पहले उससे बकोफेरेंजियल भी आता है, जो मैंने पीछे से आपको पूरा समझाया कि पहले क्या होते हैं, ये होते हैं उनके लिप्स, ये बकोफेरेंजियल होती है कैविटी, फिर उसके बाद नीचे क्या होते हैं,
ऐसे लंग्स होते हैं। तो अब क्या हो गया कि लंग्स एक्सपेंड हो गए हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से एयर निकले, यहाँ पे एयर यहाँ से जाएगी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में क्या होगी, बहुत सारी CO2 को डीऑक्सीजनेटेड को हम फिर से लंग्स में लाएंगे, लंग्स में लाएंगे तो लंग्स से उनको बाहर भी निकालना है, तो सबसे पहले बकल कैविटी में जाएगी वो CO2, फिर उसके बाद बाहर निकलेगी, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, एक्सपायरेशन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। तो ये एक्सपायरेशन जो होती है किन मसल्स की वजह से होती है, ये होती है पेट्रोहायल मसल्स के वजह से। पेट्रोहायल मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। पेट्रोहायल मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, थ्रोट रेज्ड होता है ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ थ्रोट आपका रेज होगा तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, अंदर ज़्यादा प्रेशर हो गया तो उसको बाहर निकालना है। इतना ज़्यादा अंदर प्रेशर हो गया तो बाहर निकालना है, तो वहाँ से CO2 क्या करेगी, आउट हो जाएगी। इसी CO2 के आउट होने से कहाँ से, लंग्स से CO2 का आउट होना, इसी को एक्सपायरेशन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। वो मैंने बता दिया कैसे हुई, पेट्रोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। पेट्रोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से थ्रोट जो होता है अपवर्ड की तरफ है, से रेज होगा तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अंदर कम। वॉल्यूम कम होगा, हमें पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर निकालना पड़ेगा हमें एयर को। एयर बाहर निकलेगी, कौन सी वाली, डीऑक्सीजनेटेड वाली, उसमें CO2 होगी। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, एक्सपायरेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मैं उसको एक बार में ही कर देती हूँ। हमने पढ़े 3 स्टेप, एक पढ़ा हमने एस्पायरेशन वाला स्टेप, और सेकंड स्टेप पढ़ा हमने इंस्पिरेशन वाला स्टेप, ठीक है, और थर्ड स्टेप पढ़ा हमने एक्सपायरेशन वाला स्टेप। सबसे पहले क्या हुआ कि ये हमारे फ्रॉग्स थे, ठीक है, दिस वाज आवर फ्रॉग, ऐसे उसका था, ठीक है, ये उसकी बकोफेरेंजियल कैविटी थी और यहाँ से उसके लंग्स थे, दीज वर द लंग्स, समझ लो, एंड ये बकोफेरेंजियल कैविटी। अब क्या हुआ कि सबसे पहले स्टीनोहायल मसल्स यहाँ पे क्या करेंगे, स्टीनोहायल मसल्स क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन से थ्रोट मूव करता है नीचे की तरफ, थ्रोट मूव्स डाउन, और जब थ्रोट मूव करेगा डाउन, ये देखो नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर अंदर कम हो गया है तो बाहर से एयर को अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ की एयर में प्रेशर ज़्यादा है। तो मूवमेंट कहाँ से होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो बाहर से एयर आएगी अंदर की तरफ। तो बकोफेरेंजियल कैविटी की जो बकोफेरेंजियल कैविटी में एयर एंटर करी एंटर एयर बकोफेरेंजियल कैविटी में, वहाँ पे जब एयर एंटर करी फ्रॉम आउटसाइड से, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एस्पायरेशन। मतलब कि बाहर से बकोफेरेंजियल कैविटी में एयर का एंटर करना स्टीनोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, उसे ही एस्पायरेशन कहा जाता है। और इंस्पायरेशन क्या होता है, अब जाओ फिर से बनाओ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम हमने बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारे, ये लंग्स आ गए हमारे, ठीक है। अब क्या होगा, बकोफेरेंजियल कैविटी में अब एयर एंटर कर गई है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा बकोफेरेंजियल कैविटी में। फिर उसके बाद यहाँ से प्रेशर बढ़ गया तो अब जाएगी कहाँ पे, लंग्स में एयर जाएगी, लंग्स में एयर गई, ठीक है, लंग्स में एयर एंटर करी, तो लंग्स में जैसे ही एयर एंटर करी, लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। अब लंग्स से अंदर एलिवियोलाई होंगे, तो एलिवियोलाई में एयर गई, एलिवियोलाई से इनके ब्लड में गई, ब्लड में अब क्या प्रेजेंट होती है, CO2 प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन तो एंटर कर गई ब्लड में, अब CO2 होती है, CO2 को वापस लाएंगे किसमें, लंग्स में, ताकि CO2 गंदी वाली जो है ब्लड बाहर निकल जाए, गंदी वाली एयर। तो CO2 जो है अब फिर से लंग्स में एंटर करेगी, अब CO2 किस में, लंग्स में एंटर करेगी। देखो अब क्या करेगी, CO2 इनके लंग्स में एंटर करी, CO2 इनके लंग्स में एंटर करेगी। अब इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। सबसे पहले CO2 कहाँ पे जाएगी, जब बाहर निकलेगी यहाँ से लंग्स से, तो बकोफेरेंजियल कैविटी में जाएगी। तो बकोफेरेंजियल कैविटी में जाएगी तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोहायल मसल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोहायल मसल्स।
पेट्रोहायल मसल्स क्या करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पेट्रोहायल मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थ्रोट क्या होता है, थ्रोट जो है वो मूव करता है कहाँ की तरफ, अपवर्ड की तरफ। जब थ्रोट जो है यहाँ ऊपर की तरफ है सीधा हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा, तो अंदर क्या हो गया भाई, अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया। और जहाँ मूवमेंट वहाँ से वहाँ होती है, जहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो मूवमेंट बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ से CO2 कहाँ पे चली जाएगी, बाहर की तरफ। पेट्रोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से CO2 क्या हो गई, आउटवर्ड हो गई फ्रॉम लंग्स से आउट की तरफ। जब CO2 जाती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों प्रोसेसेस समझ आए होंगे, एस्पायरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन। जब एयर आउट से बकोफेरेंजियल कैविटी में एंटर करती है उसको एस्पायरेशन कहते हैं, और जब बकोफेरेंजियल कैविटी से एयर लंग्स में जाती है उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। और एक्सपायरेशन कब, जब लंग्स से एयर आउट जाती है उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। एस्पायरेशन में स्टीनोहायल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपायरेशन में पेट्रोहायल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और स्टीनोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से थ्रोट मूव करता है डाउनवर्ड की तरफ, और एक्सपायरेशन में पेट्रोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से थ्रोट मूव करता है अपवर्ड की तरफ। अब आई होप आपको तीनों समझ आए होंगे। तो दिस वाज ऑल लंग का रेस्पायरेशन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आप देखिए बकोफेरेंजियल कैविटी के बारे में हम समझेंगे, ये ठीक है। बकोफेरेंजियल कैविटी में बकोफेरेंजियल जो रेस्पायरेशन होता है इनका, साथ में क्यूटेनियस हम कर लेते हैं पहले। क्यूटेनियस छोटा है। क्यूटेनियस किससे, आपको सबको पता होगा, बचपन से पढ़ा होगा, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन हमेशा स्किन से होती है। और स्किन से ही कब कब करते हैं रेस्पायरेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। और लंग्स से कब करते हैं, लंग्स से करते हैं जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जब ये ज़मीन पर आते हैं एम्फीबियंस। क्यूटेनियस कब करते हैं, जब ये हाइबरनेशन कर रहे होते हैं। हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है, विंटर स्लीप में होते हैं। ठीक है, अपने आप को बोरोज में कहीं, अपने आप को कहीं केव्स में वगैरह छुपा देते हैं ताकि इनको ठंड ना लगे। और एस्टिवेशन करते हैं अपने बोरोज में ताकि ये शेड्स में रहें। तो एस्टिवेशन होती है समर स्लीप, अपने आप को सन से बचाना। तो ये उस समय क्या करते हैं, स्किन से रेस्पायर करते हुए। ठीक है, इनकी रेस्पायरेशन बहुत स्लो होती है। एंड साथ में जब ये वाटर में भी होते हैं उस समय भी ये किससे रेस्पायर करते हैं, स्किन के थ्रू ही। क्यों करते हैं स्किन से, क्या ऐसा है स्किन में, क्योंकि स्किन इनकी क्या होती है, बहुत हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, वेस्कुलर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। ठीक है, एंड म्यूकस भी बहुत ज़्यादा होता है, यू ऑल नो। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड होता है इसमें, पैरोटिड ग्लैंड होता है, पॉइजनस भी होता है कुछ में। तो इसी वजह से क्यूटेनियस रेस्पायरेशन आकर होती है, बिकॉज ऑफ द हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड म्यूकस होता है इसमें। एंड अगर मैं आपको दूसरा भी नॉलेज दूँ तो यहाँ पे होती हैं लेयर्स कुछ। ठीक है, लेयर्स प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर जो होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है, जो म्यूकस से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेटिन फ्री एपिडर्मिस वाली लेयर होती है। फिर उसके बाद रिच कैपिलरी यू ऑल कैन सी कि हाईली वेस्कुलराइज दिख रही है ये। तो इसी वजह से क्यूटेनियस रेस्पायरेशन इनमें होती है। तो बाकी अगर मैं आपको डायग्राम बना के दूँ ना, इट इज़ लाइक दिस। This is the whole, you can see it here। यहाँ पे लाएंगे लंग्स हम, ये ऐसे आगे जी हमारे इनके लंग्स, एंड यहाँ पे ऊपर के लिए ये आ गई हमारी इनकी बकोफेरेंजियल कैविटी। तो आपको डिफरेंशिएशन नज़र आ रहा है, ये इनके आगे बकोफेरेंजियल कैविटी और ये आ गए इनके लंग्स। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं लंग्स की वजह से। पहला एस्पायरेशन, दूसरा इंस्पिरेशन, फिर तीसरा एक्सपायरेशन। एस्पायरेशन में कौन से मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, स्टीनोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से थ्रोट जो होता है वो रेज होता है
कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। तो डाउनवर्ड की तरफ होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, तो बाहर से एयर अंदर करेगी, बकोफेरेंजियल कैविटी में एयर एंटर करेगी, उसको ही एस्पायरेशन कहा जाता है। इंस्पायरेशन जब बकोफेरेंजियल से लंग्स में एयर एंटर करेगी और फिर वहाँ से लंग्स से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से वो CO2 लाएगी और फिर एक्सपायरेशन करेगी। उस पर एक्सपायरेशन में कौन से मसल्स आए, पेट्रोहायल मसल्स। पेट्रोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, थ्रोट जो होता है रेज होता है अपवर्ड की तरफ, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो उसको बाहर निकालना है, प्रेशर कम में जाना चाहिए, तो अब वो CO2 जो है बाहर निकलेगी, उसी प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहा जाता है। आई होप इट इज़ ऑल डन। अब हम करेंगे बकोफेरेंजियल वाली रेस्पायरेशन कैसे होती है इनमें, ठीक है। बकोफेरेंजियल रेस्पायरेशन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है स्टेनोहायल मसल्स, जो मैंने पीछे समझाया। स्टेनोहायल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, थ्रोट जो होता है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है। थ्रोट कहाँ की तरफ जाता है, डाउनवर्ड की तरफ जाता है। डाउनवर्ड की तरफ थ्रोट जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अब बाहर प्रेशर ज़्यादा है एयर में, एयर से अंदर की तरफ क्या आएगी, एयर एंटर करेगी बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो गया है, बाहर ज़्यादा है, तो एयर हमेशा मूव करती है प्रेशर हाई से प्रेशर लो की तरफ। तो अंदर एयर जब एंटर करेगी तो बकोफेरेंजियल कैविटी क्या हो जाएगी, बकोफेरेंजियल कैविटी में एयर आई है, बकोफेरेंजियल कैविटी इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली सो दिस इज़ ऑल। स्टेनोहायल मसल्स का मैंने कैटेगराइजेशन भी बताया था कि ये डॉर्सल सरफेस ऑफ कोरिकॉइड और क्लेविकल से ही बनती है स्टेनोहायल मसल्स। अब उसके बाद क्या होगा, फुल एयर को बाहर निकालना है, गंदी हवा को बाहर निकालना है। तो उस समय क्या होता है, उस समय जब गंदी हवा बाहर निकलती है, ग्लॉटिस क्या रहता है, ग्लॉटिस दोनों में क्लोज रहता है। ग्लॉटिस जब अंदर करती है एयर एंटर तब भी ग्लॉटिस क्लोज हो, जब बाहर जाती है तब भी ग्लॉटिस क्लोज होता है, क्योंकि अंदर लंग्स में नहीं जानी चाहिए एयर जब ये बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ जब बाहर जानी है एयर तो पेट्रोहायल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से थ्रोट रेज होता है अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ होगा तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा, अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालना है प्रेशर को तो CO2 आउट हो जाएगी, ठीक है, इनके माउथ से, इनके बकल कैविटी से। तो कैविटी अंदर बकोफेरेंजियल कैविटी इनकी क्या कर जाएगी, बाहर निकल गई हवा तो श्रिंक कर जाएगी कैविटी। फुल एयर क्या हो गई, फुल एयर बाहर निकल गई, आउट हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेट्रोहायल मसल्स कहाँ से अराइज होते हैं, फ्रॉम द ऑडिटरी कैप्सूल इंसर्ट इनटू द हायोइड, ठीक है। ये पेट्रोहायल मसल्स थ्रोट को रेज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। थ्रोट रेज होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम, लेकिन डाउनवर्ड की तरफ होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना होगा ही, समझना होगा, समझने से ही ज़्यादा समझ आएगा इससे, ठीक है। इनमें साथ में होती है जो इनके लार्वाज होते हैं उनमें गिल में रेस्पिरेशन होती है, तो गिल की रेस्पिरेशन होती है उनमें। तो जैसे कि हमारा था ये स्लमेंडर लार्वा, स्लमेंडर का लार्वा जो था एक्सोलॉटल लार्वा, उसमें क्या होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं 3 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। उनमें क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। उनमें गिल वाली रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होती है। 3 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, साथ में 4 पेयर्स ऑफ गिल क्लेफ्ट्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और 4 पेयर ऑफ गिल क्लेफ्ट्स होते हैं उनमें, ठीक है। और उनमें गिल्स जो होते हैं, इट इज़ लाइक एक्सपोज टफ्ट ऑफ फिलामेंट्स, एक्सपोज टफ्ट ऑफ फिलामेंट्स होते हैं गिल्स, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हैं हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं इनके गिल्स। कैसे होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं इनके गिल्स, सीलिएटेड एपिथेलियम से बने हुए होते हैं, ठीक है, सीलिएटेड
एपिथेलियम से इनके गिल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ताकि टू मूव करा सकें फ्रेश एयर को inside, to move the fresh air inside. So these are exposed after filaments highly vascularized to move the fresh air from outside to inside. ठीक है, तो वाटर पाथवे में आपको बता देती हूँ गिल्स का जो लार्वा में रहता है, ठीक है, लार्वा वाले ही गिल रेस्पिरेशन करते हैं। वाटर पाथवे क्या रहता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का जो लार्वा में होता है, जैसे कि स्लेमेंडर के लार्वा में, तो इसका वाटर पाथवे होता है सबसे पहले माउथ में पानी एंटर किया, माउथ से एंटर करता है फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स से एंटर करता है ब्रेंकियल चैम्बर में, फेरिंग्स से ब्रेंकियल चैम्बर में, या आप लिख लीजिए कहीं, ब्रेंकियल चैम्बर से गिल्स में जाता है पानी, गिल्स से जाता है स्पेरिकल में, SPIRACLE, ठीक है। सो या दिस इज़ ऑल। एक्सटर्नल गिल्स जो होते हैं ना बाद में रिप्लेस होते हैं इंटरनल गिल्स से, यह याद रखना। एक्सटर्नल गिल्स रिप्लेस होते हैं, सबसे पहले लार्वा में एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, बाद में रिप्लेस होते हैं इंटरनल गिल्स में। सो आपको यही याद रखना है निचोड़ के कि गिल्स में सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, एक्सपोज्ड आफ्टर फिलामेंट्स जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, 3 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, 4 पेयर ऑफ गिल क्लेफ्ट्स, वाटर पाथवे रहता है माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ब्रेंकियल चैम्बर, ब्रेंकियल चैम्बर से गिल्स, फिर गिल्स से स्पेरिकल में, विच आर द एडिशनल गिल स्लिट्स, स्पेरिकल एडिशनल गिल स्लिट्स होते हैं। एक्सटर्नल गिल्स बाद में रिप्लेस हो जाते हैं इंटरनल गिल्स से। एंड फाइनली आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जब ये लार्वल वाले जो हैं मेटामॉर्फोसिस कर देते हैं, जो एम्फीबियन का लार्वा है, मेटामॉर्फोसिस करने के बाद क्या बनाता है, लूप कनेक्शन बनाता है डॉर्सल आयोटा के साथ। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ये बनाता है लार्वा लूप कनेक्शन बनाता है लार्वा, किसके साथ, डॉर्सल आयोटा, DORSAL, डॉर्सल AORTA आयोटा के साथ लूप कनेक्शन बनाता है मेटामॉर्फोसिस के बाद। कौन, वो लार्वा जो गिल से रेस्पिरेशन कर रहा है। कुछ में स्विम ब्लैडर्स भी होते हैं। स्विम ब्लैडर्स आर द गैस फिल्ड एंडोडर्मल आउटग्रोथ जो इसोफेगस से राइज होते हैं। ये डायरेक्ट डेवलपमेंटल ऑरिजिन शो करते हैं विद टेट्रापोडा के लंग्स के साथ, बट फंक्शंस प्राइमरली हैज़ अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन फॉर बायोवेंसी। तो स्विम ब्लैडर का मैन क्या रहता है, इसका मैन रहता है कि हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन एक्ट करना। इट एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन फॉर बायोवेंसी। इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन किसके लिए, फॉर बायोवेंसी के लिए। अगर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि न्यूमैटिक डक्ट 2 तरीके से होते हैं, एक फाइजोस्टोमस और फाइजोक्लाइस्टस। फाइजोस्टोमस ओपन सिस्टम होता है, फाइजोक्लाइस्टस क्लोज सिस्टम होता है। फाइजोस्टोमस में क्या होता है, ब्लीडर कनेक्ट होता है इसोफेगस के साथ न्यूमैटिक डक्ट के थ्रू, लेकिन फाइजोक्लाइस्टस में डक्ट पूरी तरह से लॉस्ट होता है, जैसे कि अडल्ट रीलियोस्ट्स जो होते हैं। यस, सो फाइजोस्टोमस में आपको याद रखना है कि 2 तरह से होते हैं न्यूमैटिक डक्ट। जो न्यूमैटिक डक्ट होते हैं ये 2 तरह से होते हैं न्यूमैटिक डक्ट, ठीक है। न्यूमैटिक डक्ट 2 तरह से होते हैं। सबसे पहले एक आ गया फाइजो, FPHYSOSTOMOUS फाइजोस्टोमस, और दूसरा आ गया फाइजोक्लाइस्टस CLISTOUS। फाइजोस्टोमस में क्या होता है, ब्लीडर कनेक्ट होता है किसके साथ, ईसोफेगस के साथ। ब्लीडर कनेक्ट होता है इसोफेगस के साथ, किसके थ्रू, न्यूमैटिक डक्ट के थ्रू। न्यूमैटिक डक्ट के थ्रू ब्लीडर कनेक्ट होता है इसोफेगस के साथ। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, न्यूमैटिक डक्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन फाइजोक्लाइस्टस में ये डक्ट ही पूरी तरह से लॉस्ट होता है, ये न्यूमैटिक डक्ट पूरी तरह से लॉस्ट होता है फाइजोक्लाइस्टस में। एंड फाइजोक्लाइस्टस जो होता है इट इज़ अ क्लोज सिस्टम एंड फाइजोस्टोमस ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम बना के, ये है ना, ये है पूरी डायग्राम, ठीक है। एंड ये बीच में जो डक्ट है ना इसे ही कहा जाता है न्यूमैटिक डक्ट। इट इज़ लाइक गैस फिल्ड एंडोडर्मल, जो ये स्विम ब्लैडर है ना, इट इज़ गैस फिल्ड एंडोडर्मल आउटग्रोथ जो कि कहाँ से अराइज होती है, ईसोफेगस से। ये है ईसोफेगस, यहीं से एक एंडोडर्मल आउटग्रोथ अराइज हुई है विथ गैस फिल्ड एंडोडर्मल आउटग्रोथ, जो कि कहाँ से अराइज हुई, इस वाली ईसोफेगस,
राइज फ्रॉम ईसोफेगस। और इनको दोनों को कौन कनेक्ट करता है? न्यूमैटिक डक्ट। अगर कनेक्ट करता है तो उसे फाइजोस्टोमस कहा जाता है, विच इज़ ओपन सिस्टम। और अगर डक्ट पूरी तरह से लॉस्ट होगा तो इट इज़ कॉल्ड एज अ फाइजोक्लाइस्टस। सो आई होप आपको रेस्पिरेशन एंड एम्फीबियंस पूरी तरह से समझ आया। अगर समझ आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड ऑल्सो नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।